तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री का थर्ड लेक्चर। इससे पहले हमने टेम्परेचर चेंज वगैरह में क्या हीट एक्सचेंज होता है ये सब पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ा था। तो इससे आगे करते हैं। मान लीजिए हमने आइस लिया एट -10 डिग्री सी। अब सपोज इसको अगर गर्म करते हैं तो क्या होगा? तो नॉर्मल आंसर आपका यही होगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो -10 डिग्री सी से बढ़ के -9 डिग्री, -8 डिग्री ऐसे होते होते क्या +10 डिग्री सी हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, 0 डिग्री सी पर ये पिघलने लगेगा। मतलब अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो अप टू 0 डिग्री सी तक आएगा ये। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सी इसका मेल्टिंग पॉइंट है। देन इसके बाद अगर आप गर्म करते हो तो बेसिकली ये पिघलना शुरू होगा और कन्वर्ट होना शुरू होगा वाटर में, वाटर एट 0। जब पूरा का पूरा आइस पिघल जाएगा और कंप्लीट कन्वर्जन वाटर में होगा, उसके बाद भी अगर आप गर्म करना कंटिन्यू रखते हो तो उसके बाद इसका फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। वाटर का टेम्परेचर 0 से बढ़ के 1, 2, 10, 20 होते होते क्या 110 डिग्री हो सकता है? तो फिर आपका आंसर होगा नहीं, 100 डिग्री सी पे वाटर बॉईल करने लगेगा। तो बेसिकली वाटर के लिए अगर देखें तो ये ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जा सकता है टिल 100 डिग्री सी। इसके बाद भी अगर आप इसे गर्म करना कंटिन्यू रखते हैं तो उस केस में फिर वाटर अपने फेज को चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सी उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और इसके बाद ये लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा, स्टीम या वेपर बना। ठीक, अब इसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो फर्दर फिर स्टीम का टेम्परेचर वगैरह चेंज होगा बहुत। और अगर हम इसको गर्म करते जाएं तो इसके फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वगैरह में जाएगा, उतना आगे तक नहीं आपसे पूछा जाएगा। ओवरऑल कुछ इसी मैनर में आपका चेंज होगा। अब यहाँ पर हमने जो सब्सटेंस लिया है, आइस लिया, और आइस से देखें जो शुरुआत में सॉलिड फेज में था वो मेल्ट होके पहले अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर लिक्विड का टेम्परेचर राइज हुआ अप टू बॉइलिंग पॉइंट, और फिर ये आपका फेज चेंज करके गैसियस स्टेट में आया, और फिर जरूरत पड़ी तो टेम्परेचर राइज हुआ। किसी भी सब्सटेंस के लिए इसी मैनर में आपका सारे चेंजेस होते हैं। तो अगर किसी भी सॉलिड को हम हीट करते हैं बेसिकली, तो डिपेंड पहली चीज वो करेगा कि वो किस टेम्परेचर पर है। तो जिस भी टेम्परेचर पे इनिशियली रहे उसका टेम्परेचर हमेशा राइज होगा अप टू उसके मेल्टिंग पॉइंट तक। उसके बाद उसका फेज चेंज होगा। अब अगर इन्हीं सारे केसेस में देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ, इस केस में फेज चेंज हुआ, फिर वाटर का 0 से 100 टेम्परेचर चेंज हो रहा वाटर का, फिर यहां से देखें तो फेज चेंज एंड देन अगेन टेम्परेचर चेंज। इसी मैनर में किसी भी सब्सटेंस का बिहेवियर होता है। टेम्परेचर चेंज के दौरान क्या क्यू यूज करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर चेंज जब भी हो रहा हो तो क्यू को लिखते हैं ms डेल्टा थीटा। अब यही अगर फेज चेंज हो रहा हो तो उस केस में हीट एब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट करते हैं यही आज हमें सीखना है। तो लिखिए, हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग फेज चेंज, हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग फेज चेंज, हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। लिखे, when any solid initially at temperature lower than melting point, when any solid initially at temperature lower than melting point is heated, then its temperature rises until it becomes melting point, After that, if heat is continued, if heat supply is continued, then
phase change takes place, अब अगर थोड़ा बेसिक से समझना चाहें तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप किसी सॉलिड के को हीट करते हैं, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके हर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है। वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने पर होता यह है कि उनके बीच एक फोर्स, एडिशनल फोर्स एक एक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स के टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ने के साथ इस एडिशनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, और जब मेल्टिंग पॉइंट पे सब्सटेंस पहुंचता है तो उस इंस्टेंट पर ये एडिशनल फोर्स, वाइब्रेशनल एनर्जी के बढ़ने की वजह से जो एडिशनल फोर्स डेवलप हुआ है, इस फोर्स की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है कोहेसिव फोर्स से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मॉलिक्यूल्स को बांधे रखने के लिए। तो इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर आप और हीट देते हैं तो बॉन्ड्स टूटने लगते हैं, और करस्पॉन्डिंगली मटेरियल की, अगर सॉलिड की बात करें तो वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब बात है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे उस दौरान जो भी हीट दे रहे थे तो वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ था, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुआ था। जब फेज चेंज हो रहा होता है तो उस केस में भी आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, तो बेसिकली उसको आप कह सकते हैं बॉन्ड्स को तोड़ने में यूटिलाइज हुआ है, और बॉन्ड्स टूटने के बाद मॉलिक्यूल चूंकि ज्यादा सेपरेशन पे होंगे कंपेयर टू सॉलिड फेज में, तो कह सकते हैं आप ऐसे भी कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई है। तो जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जो भी एनर्जी देते हैं वो अच्छे से याद रखें, वो कंप्लीटली यूज होता है मॉलिक्यूल के सेपरेशन को इंक्रीज करने में, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में, और ऐसे भी कह सकते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। इंटरनल एनर्जी दोनों पे डिपेंड करता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो जब टेम्परेचर बदलता है तो काइनेटिक बदल रहा होता है, और जब फेज चेंज हो रहा हो तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होती है। अब है कि फेज चेंज के दौरान चलिए एनर्जी तो रिक्वायर्ड हुआ, वो एनर्जी कितनी होगी इसको रिलेट करते हैं। तो लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसमें देखा कि अगर मान लें यही कोई सब्सटेंस है और इसका मास m है, तो और अगर ये सॉलिड फेज में है एट मेल्टिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी टेम्परेचर पे ये फेज नहीं चेंज करेगा जब ये मेल्टिंग पॉइंट पर है, और जब आप इसको हीट कर रहे हो तब ये कन्वर्ट होगा आपका लिक्विड में। अब यहां से यहां आने में जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा होता है, उस हीट एब्जॉर्ब को सपोज हमने लिखा Q। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज आया कि जो भी हीट एब्जॉर्ब होता है वो प्रोपोर्शनल रहता है मास ऑफ सब्सटेंस। फिर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और यहां एक कांस्टेंट यूज करते हैं L। इस L को बोला जाता है लैटेंट हीट, इसको हिडन हीट भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको छुपी हुई उष्मा या गुप्त उष्मा बोलते हैं। बेसिकली यहां से यहां आने पर अगर मेल्टिंग पॉइंट सपोज थीटा डिग्री सी इसका है, तो जो लिक्विड बनता है वो भी थीटा डिग्री सी पर ही बनता है। तो अगर थर्मामीटर से आप मेजर करेंगे या आप टच करके दोनों को देखेंगे तो आपको अंतर नहीं दिखेगा, हॉटनेस आपको दोनों की बराबर ही अपीयर होगी। बट अगर हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो यहां से यहां जाने में एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है, इस केस में इस लिक्विड स्टेट में एनर्जी ग्रेटर होगी कंपेयर टू सॉलिड स्टेट एट सेम टेम्परेचर। तो इसी वजह से इसको हिडन हीट बोला जाता है कि छू के या फिर थर्मामीटर से आप इस एक्स्ट्रा एनर्जी को सेंस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जब आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सोचेंगे तभी दिखेगा कि हाँ यहां से ज्यादा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, यहां से ज्यादा यहां पर इंटरनल एनर्जी। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे। अब जिस तरह हमने यहाँ एग्जाम्पल सॉलिड से लिक्विड के केस में लिया, सेम यही चीज लिक्विड से गैस के केस में भी रहता है। सॉलिड फेज से जब लिक्विड फेज में कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फ्यूजन, और कोरस्पॉन्डिंगली जो भी यहां पर हीट एब्जॉर्ब होगा, उस हीट एब्जॉर्ब को अगर लिखना चाहें तो इज m into LF। ये F क्या है, तो LF बेसिकली F सबस्क्रिप्ट है कोरस्पॉन्डिंग टू फ्यूजन। जब भी सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में तो उस केस में इतना हीट एब्जॉर्ब होगा। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिखना चाहें तो प्लस m into LF।
LF को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले L के डेफिनेशन को सुन लें। यहां पर अगर इसी केस में हम M को 1 kg कर दें, इफ M इज 1 kg देन Q इज इक्वल टू L और L इक्वल टू Q। मतलब ये किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर बात किया जाए तो लैटेंट हीट का मतलब होता है उस सब्सटेंस के फेज को, उस सब्सटेंस के यूनिट मास के फेज को चेंज करने में जो भी हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। अब अगर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो आप बोलिए कि सब्सटेंस सॉलिड फेज में है और उसके 1 kg के फेज को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी भी एनर्जी लगती है एट मेल्टिंग पॉइंट, जितनी भी एनर्जी लगती है दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एट मेल्टिंग पॉइंट बोलना जरूरी है यहां पर, क्योंकि अगर किसी और टेम्परेचर पे रहेगा तब वो हो सकता है ज्यादा एनर्जी लेके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। तो यहां पर सॉलिड से लिक्विड के केस में यहां लिखे, यहां प्लस क्यू मैंने लगाया, तो बेसिकली जब आप क्यू लिखते हैं तो इस फॉर्मूले में साइन नहीं आता है। जैसे जब ms डेल्टा थीटा यूज करते थे तो डेल्टा थीटा प्लस माइनस आके क्यू के साइन को खुद बताता था। यहां पर देखिए तो यहां कोई साइन है नहीं, ये सोच के आपको लिखना होगा कब प्लस लिखना है कब माइनस। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उसके केस में आप प्लस लिखिए, जैसे हीट एब्जॉर्ब को पॉजिटिव लेते थे, और अगर अभी देखेंगे रिलीज होगी तो फिर लिखेंगे माइनस। अब मान लें कि यही लिक्विड है और वापस ये अगर सॉलिड फेज में इसको कन्वर्ट किया जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और इस जितनी एनर्जी सॉलिड से लिक्विड आने में एब्जॉर्ब हुई, सॉलिड को लिक्विड ले जाने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी यहां से यहां आने में रिलीज होगी। फिजिक्स में हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस ही पढ़ते हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस में ये चीज आपको होगी कि अगर लेफ्ट से राइट जाने में 100 जूल एब्जॉर्ब हुआ है तो राइट से लेफ्ट आने में वापस 100 जूल ही एग्जैक्टली रिलीज होगी। तो अगर कभी लिक्विड से सॉलिड जाने में पूछा जाए कि कितना हीट रिलीज होगा तो अगेन बोलेंगे m इंटू LF। हाँ, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आपको लिखना है तो इसको लिखिए माइनस m इंटू LF। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा, तो ये बस बता रहा है कि दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। लैंग्वेज में साइन रखने की जरूरत नहीं। LF की वैल्यू दोनों जगह सेम, ऐसा नहीं सोचना है फ्यूजन है तो केवल इधर से इधर जाने में, दोनों के लिए सेम होता है। एक डेटा आपको याद रखना चाहिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्वेश्चन में हो सकता है नहीं गिवन रहे 80 कैलोरी पर ग्राम। इस डेफिनेशन से अगर लैटेंट हीट के यूनिट डायमेंशन की बात करें, L की SI यूनिट डेफिनेशन से देख सकते हैं जूल पर kg, और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लैटेंट हीट, ये लेंथ नहीं है, m L2T-2 एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग अपॉन m। फर्दर चाहें तो सॉल्व करके लिख सकते हैं L2T-2। डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह कभी रटना नहीं चाहिए, डेफिनेशन को याद रखें, इससे आ जाएगा। तो अगर किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना है एट मेल्टिंग पॉइंट तो Q बराबर ml m इंटू LF अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगा, किधर से किधर जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर मान लें सब्सटेंस लिक्विड फेज में है और उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो इसको थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं। अगर कोई सब्सटेंस हमने मान लीजिए यहीं पे लिया और ये लिक्विड फेज में है और इसको आप हीट कर रहे हो, तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए हमने पानी ही ले लिया जी, पहले 10 डिग्री पर है और इसको गर्म कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इसको गर्म करते जाएंगे ग्रेजुअली टेम्परेचर वाटर का बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर वाटर की टेम्परेचर के बढ़ने के कारण अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होगी, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यहाँ सरफेस से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कुछ सरफेस से कुछ होकर के ऊपर भागते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के कारण जो वाटर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हवा में जाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ने की वजह से जो कूद के हवा में जा रहे हैं, इनकी वजह से यहां पर एक प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, और इसके डायरेक्शन की अगर बात करें तो वेपर प्रेशर रहता है ऊपर की तरफ,
बट चूंकि सराउंडिंग में एयर वगैरह है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये मॉलिक्यूल इससे कंप्लीटली दूर होके गायब नहीं हो जाते, इसको छोड़ के डिटैच होके दूर नहीं भाग जाते हैं। ऐसे कहिए कि मॉलिक्यूल सरफेस से उठे, भागना चाह रहे हैं, बट एटमॉस्फेयर ने उनको ऊपर से फोर्स लगाया, इस प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऊपर से फोर्स लगा और वो वापस बाउंस बैक कर जाते हैं सरफेस पे। हालांकि अगर 1 लाख में बात करें तो 4-5 ऐसे होंगे जो यहां से भाग खड़े होते हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, ये आपका कोई भी टेम्परेचर पे होगा, 20 डिग्री पर भी हो रहा होगा, 30 डिग्री पर थोड़ा ज्यादा होगा, 40 डिग्री पे और ज्यादा होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाते जाएंगे, वेपर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हवा में जाते हैं और वो वेपर प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एक ऐसा भी इंस्टेंट आता है जब इस वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होने लगती है, और जैसे ही वेपर प्रेशर एक्सीड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब नेट एटमॉस्फेयर उसको रोक नहीं पाता है मॉलिक्यूल्स को, और मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट अमाउंट में सरफेस को छोड़ के भाग जाते हैं। तब आप बोलते हैं वेपोराइजेशन हुआ, या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ। तो यहाँ 2 वर्ड हमने यूज किया, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन होने के लिए कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि वेपर प्रेशर को एक्सीड करना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इवेपोरेशन के लिए कह सकते हैं वो 50 डिग्री पर भी हो सकता है, और इसी रीजन से जैसे अगर आप देखते होंगे तो जैसे समुद्र वगैरह का पानी या नदी वगैरह 50 डिग्री सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, उस पर भी सूख जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि नदी का पानी पहले 100 डिग्री पर बॉईल किया और उसके बाद वेपोराइज हुआ, वो 50 डिग्री पर ही इवेपोरेट हो जाता है, तो दैट इज इवेपोरेशन। हाँ, जब आप पानी को खौला रहे हैं और 100 डिग्री तक पहुंचाने के बाद कन्वर्ट हो रहा, वो होता है आपका वेपोराइजेशन। एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं, वेपोराइजेशन इज 100% इवेपोरेशन। 1-2-4% इवेपोरेशन को वेपोराइजेशन नहीं मानते हैं। तो कभी कभी घड़े वाले सवाल में ही अगर आप करिएगा तो सुराही के कारण सुराही में पानी रखने पे ठंडा रहता है। उसका बेसिक रीजन यही रहता है कि वो जितने भी टेम्परेचर पे 27 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, उतने टेम्परेचर पर ही वाटर का कुछ पार्ट इवेपोरेट हो जाता है, वो वेपोराइज नहीं होता। वेपोराइज होगा बॉइलिंग पॉइंट पर, इवेपोरेट किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो लिक्विड के केस में जब हम गर्म करते हैं, इवेपोरेशन को मोस्टली निग्लेक्ट हम करके चलेंगे जब तक सवाल वगैरह में दिया नहीं रहे। मानते हैं कि लिक्विड जब बॉइलिंग पॉइंट पर है और उसके बाद इसको फर्दर हीट कर रहे हैं, तो उस केस में हीट करने पर ये कन्वर्ट होगा गैसियस फेज में, और इस दौरान अगेन टेम्परेचर रहेगा आपका कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। इस केस में भी ध्यान रखिएगा, जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हो रहा, इस प्रोसेस में भी टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि जो भी एनर्जी इस दौरान दी जाती है वो किसमें यूटिलाइज होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के बीच बढ़ता है और कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो यहां से यहां आने में जो भी हीट एब्जॉर्ब अगर लिखना चाहें, एनर्जी बढ़ रही है, यहां से यहां ज्यादा सेपरेशन, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो इसको लिखते हैं m/LV। LV क्या इंडिकेट कर रहा, तो इस सॉलिड लिक्विड से गैस जाने के प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट यूज किए हैं। मान लें कभी अगर गैसियस से लिक्विड फेज में कन्वर्जन हो रहा हो, तो इस केस में ये भी फेज चेंज है और सारी चीजें यहां भी होल्ड करेंगी। इस केस में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और कोरस्पॉन्डिंगली जितना हीट यहां से यहां ले जाने में एनर्जी जितनी यहां एब्जॉर्ब हुई है, एग्जैक्टली उतनी ही हीट इधर आने में रिलीज होगी। तो यहां अगर हीट रिलीज बोला जाए तो इसको लिखेंगे m/LV, अमाउंट यही रहेगा। अगर Q के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो जरूर माइनस मेंशन करिए। कोई इस एक्सप्रेशन को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा इस माइनस साइन से कि हीट रिलीज हो रहा है कितना, तो m/LV। तो भले इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, बट LV की वैल्यू वही लेंगे जो वेपोराइजेशन में लेते हैं। अगेन आपको डेटा याद रखना है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्वेश्चंस में अगर नहीं दिए जाए तो उसमें आपको याद करके यूज करना है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। अब अगर ध्यान से सोच के देखें
तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 था और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540। ये बहुत बहुत ज्यादा है कंपेयर टू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या है कि अगर बर्फ को पिघलाना हो 1 केजी बर्फ को, तो वो कम एनर्जी लेगा, और वही 1 केजी वाटर से 1 केजी स्टीम बनाना हो तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि यदि 1 केजी स्टीम कंडेंस हो रहा है तो वो ज्यादा एनर्जी देगा कंपेयर टू 1 केजी वाटर सॉलिडिफाई होके आइस बना रहा हो। कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि 100 डिग्री सी पर वाटर में हाथ रखिए और स्टीम में हाथ रखिए, किस केस में बर्न ज्यादा होगा? तो सोच के बताएं किस केस में ज्यादा जलेगा। कभी अगर खाना बनाने का अनुभव होगा तो रोटी बनाने में या कुकर वगैरह जब आप खोलते होंगे तो स्टीम से जो बर्न होता है वो ज्यादा डेंजरस या ज्यादा पेनफुल फील होता है। तो रीजन क्या है? तो बेसिकली जब पानी में आप हाथ रखते हैं, मान लीजिए आपका टेम्परेचर 36 डिग्री सी है, आपके हाथ का टेम्परेचर, पानी में आप रखे जो कि 100 डिग्री सी पर है, तो 100 से 36 डिग्री आने में जो भी हीट एक्सचेंज हुआ उतना हीट आपने एब्जॉर्ब किया, आपका हाथ में उतना हीट फ्लो हुआ, आप उसको फील करते हैं, उसके पेन कोरस्पॉन्डिंग पेन को आप फील करते हैं। लेकिन वही जब आप 100 डिग्री सी स्टीम में हाथ रखते हैं तो उसमें पहले क्या होगा, पहले स्टीम अपने फेज को चेंज करेगा और पर ग्राम 540 कैलोरी वो देगा। तो इमेजिन करिए कि अगर वो 100 ग्राम है तो 540 इंटू 100 ग्राम एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा पहले। उसके बाद फिर वाटर एट 100 से वाटर आपके हाथ का जो भी 36 डिग्री है वहां तक आने में आएगा। तो बेसिकली स्टीम की जो लैटेंट हीट है बहुत ज्यादा है, इसलिए स्टीम बर्न ज्यादा पेनफुल होता है कंपेयर टू 100 डिग्री सी पर पानी में रखने के बजाय। तो इस डेटा को याद रखेंगे। तो ओवरऑल अगर बोला जाए कि जब भी फेज चेंज हो तो Q के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो प्लस माइनस m इंटू LF और प्लस माइनस m इंटू LB। अगर प्लस माइनस में क्यों दोनों लिख रहा हूं, तो कब एब्जॉर्ब कब रिलीज ये आपको सोचना है। मान लो कभी स्टीम से लिक्विड में आ रहा है तो ऑटोमेटिक कहेंगे कि इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा, इसकी इंटरनल एनर्जी कम, यहां से यहां जाने पे इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो जरूर हीट रिलीज होगी। कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि पानी से भाप बनाने में एनर्जी देना पड़ता है, तो भाप से जब पानी बनेगा तो एनर्जी निकलेगी। एक और पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट टाइप में पूछा जाता है कि अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट है या अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या ऐसा कहना सही है कि उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है? तो इसमें ध्यान दें, जब इंटरनल एनर्जी की बात होती है तो हम काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों कहते हैं। तो यदि सब्सटेंस फेज चेंज कर रहा तो उस केस में इवन इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। अब वो कभी बढ़ भी सकता है कभी घट भी सकता है, किधर से किधर फेज चेंज कर रहा इस पे डिपेंड करेगा। तो नोट में एक पॉइंट लिखें और इसको याद रखेंगे, स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफ सब्सटेंस, इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस may change even if temperature of substance remains constant, even if temperature of substance remains constant, even if temperature of substance remains constant, because there may be increase in potential energy like in case of phase change, like in case of phase change। यही स्टेटमेंट अगर ऐसे लिखा रहे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बोलिए ये ट्रू है या फॉल्स? तो दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के लिए अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जनरल स्टेटमेंट अगर यही रहता, आइडियल गैस ये चीज नहीं बताई जाती, तब हम इस स्टेटमेंट को बोलते कि कभी कांस्टेंट हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। एक और पॉइंट लिख लें, एनर्जी गिवन ड्यूरिंग फेज चेंज, एनर्जी गिवन ड्यूरिंग फेज चेंज
is utilized, energy given during phase change is utilized in increasing separation between molecules, in increasing separation between molecules, and not in increasing kinetic energy, and not in increasing kinetic energy. Hence, during phase change, kinetic energy remains constant, potential energy increases, and hence internal energy increases. Hence, during phase change, kinetic energy remains constant, potential energy increases, and internal energy increases. चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए. Find amount of heat required. Find amount of heat required in converting. Find amount of heat required in converting 5 gram ice at minus 10 degree C into steam at 150 degree C या 200 degree C. Steam at 200 degree C. Find amount of heat required to convert 5 gram ice at minus 10 degree C into steam at 200 degree C. वीडियो को पॉज करें और 1 मिनट लेके जल्दी से कैलकुलेट करें. उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा और मिलाएं. देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एक फेज में दिया है, एक स्टेट में दिया है और दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना है, ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली बच्चे से जो मिस्टेक होती है, स्टेप्स मिस हो जाते हैं. तो केयरफुली इसमें करना है, कोई स्टेप्स मिस नहीं होना चाहिए. अब आइस माइनस 10 डिग्री सी पर है, सॉलिड फेज में है माइनस 10 पर. तो जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब तक ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच जाए. और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी, उतना तक इसको हम इसका टेम्परेचर राइज कराएंगे. अब अगर यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा तो Q के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? MS डेल्टा थीटा. S किस फेज में यूज करिएगा? तो आइस के फेज में. तो मास हमने रखा 0.5 इंटू माइनस 10 से 0. कितना राइज हुआ टेम्परेचर का? तो 10. यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं 25 कैलोरी. इसके बाद आइस एट 0. अब अगर हीटिंग कंटिन्यू किया गया है या फाइनली हमें स्टीम बनाना है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो वाटर एट 0. तो सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पे जब हीट किया जाएगा तो फेज ट्रांसफॉर्म होगा. और फेज चेंज के केस में हम लिखेंगे M इंटू L. और चूंकि सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मास कंजर्व रहेगा इस प्रोसेस में, तो लिखेंगे 5 इंटू, याद करिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80. तो ये आ गया 400 कैलोरी. इसके बाद देन वाटर एट 0. हमें स्टीम तक ले जाना है तो वाटर का टेम्परेचर राइज करिए. कितना टेम्परेचर राइज होगा? तो लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक राइज करना है. यहाँ टेम्परेचर चेंज. फिर यूज करते हैं MS डेल्टा थीटा. मास 5 ग्राम. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर फेज में कितनी होती है? तो 1. यहाँ पर वैल्यू केयरफुली पुट करिएगा, जिस फेज में उस फेज में S की वैल्यू. देन 0 से 100 का राइज 2 इंटू 100. तो यहाँ आ गया 500 कैलोरी. फिर देखिए स्टीम कूप में ले जाना है तो यहां से वाटर एट 100 डिग्री सी से इसको कन्वर्ट करते हैं. स्टीम एट 100 डिग्री सी. फेज चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट. और फिर यहां जब फेज चेंज हो रहा तो लिखेंगे M इंटू LV. ध्यान से लिक्विड से गैस तो LV यहां यूज करिए. मास 5 ग्राम और 540 वैल्यू याद रखनी चाहिए. तो ये आपका आ गया 2700 कैलोरी. कहां तक ले जाना था? तो स्टीम एट 200.
स्टीम एट 200 डिग्री सी। फिर यहां टेम्परेचर चेंज, तो Q इज m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। एस किस फेज में यूज करेंगे, तो स्टीम फेज में। मास m इंटू 0.5, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम। टेम्परेचर 100 से कितना बढ़ा है, तो 200। तो 25 इंटू 2, डेसिमल हटा लीजिए, तो ये आपका आ गया 25, 500 कैलोरी। अब यहां से देखें तो इस स्टेप से उस स्टेप तक इतने हर स्टेप में हीट एक्सचेंज लगा है। Q नेट अगर हमें लिखना है तो Q नेट इज, कोई स्टेप छूटना नहीं चाहिए, 25 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 2700 प्लस 500। तो यही आपका टोटल नेट हीट एब्जॉर्ब, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें इसमें सारे स्टेप्स आपके आ गए हैं। अब कभी आपको सवाल देगा, मान लीजिए वाटर एट 50 है, उसको स्टीम एट 150 बनाइए। कभी स्टीम एट 100 डिग्री सी पर है, उसको बनाइए वाटर एट 20 डिग्री सी। तो इसमें मैक्सिमम स्टेप्स आपके आए हैं। अब इसमें क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, मान लीजिए इसी में दे दिया जाए कि एक हीटर है जिसका पावर 420 वॉट है, कितना समय लगेगा इस कन्वर्जन में। तो जब आपको Q मिल गया तो याद करिए टाइम निकालना कैसे सिखाए थे, टाइम रिलेट कैसे किया जाता था। तो टाइम के लिए T इज Q अपॉन P, यहां पर P को कैलोरी पर सेकेंड में रखते थे, इससे टाइम भी निकाल सकते हैं। तो होमवर्क लिख लें, होमवर्क लिखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, खुद से करेंगे। फाइंड टाइम टेकन by heater of power, find time taken by heater of power 210 watt, heater of power 210 watt in conversion of 10 gram ice, in conversion of 10 gram ice at minus 20 degree C into 10 gram ice at minus 20 degree C into water at 50 degree C। उम्मीद करता हूं ये आप कर लेंगे। सेम अप्रोच से पहले Q निकालिएगा, Q निकालने के बाद टाइम को रिलेट कर लेंगे, जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी डिवाइडेड अपॉन पावर। ध्यान रखेंगे पावर आपको वॉट में दिए हैं, उसको पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा कैलोरी पर सेकेंड में। वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनिशियली अभी मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूं, इनको अगर समझेंगे तो आप डायरेक्ट भी इस स्टेप को लिख सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस ग्रेजुअली अभी करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट भी ये लिखना सीखेंगे। तो स्टेप्स को बस दिमाग में आपको बैठाए रखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। थोड़ा धीरे होगा शुरुआत में, कोई बात नहीं, लेकिन कोई स्टेप्स छूटे ना। प्लस कैलकुलेशन का भी ध्यान रखेंगे, कहीं मुझसे कोई कुछ छूट जाए तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। उतनी कैलकुलेशन वगैरह हम लोग नहीं करते हैं क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। A heater of power 420 watt, a heater of power 420 watt is used, a heater of power 420 watt is used for 10 second, is used for 10 second, then find final temperature, of 10 gram ice at
minus 10 degree C. Then find final temperature of 10 gram ice at minus 10 degree C. एक हीटर को यूज किया गया है इसको गर्म करने के लिए, और टाइम आपको बताया गया है 10 सेकेंड के लिए यूज किया है इस हीटर को हमने। तो बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। वीडियो को पॉज करें, सफिशिएंट टाइम लेके ट्राई करें। जब तक कोशिश नहीं करेंगे खुद से तब तक सीखेंगे नहीं। उम्मीद है आपने ट्राई किया। सही गलत जो भी हो उससे परेशान नहीं होना है, प्रयास करते रहेंगे तो ग्रेजुअली वो सही होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो इसमें दिया ये गया है कि ये हीटर है और इसको 10 सेकंड के लिए यूज किया हमने। तो सबसे पहले पावर को ही यूनिट से ही करते हैं। 420 वॉट मीन्स जूल पर सेकेंड। इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4.2 से डिवाइड किया हमने। यहां से अगर देखें डेसिमल हटाइए, ऊपर एक जीरो जाएगा, तो 100 कैलोरी पर सेकेंड। कितनी देर तक आपने यूज किया, तो पावर इज Q अपॉन T। अगर T टाइम में P पावर वाले हीटर को हमने यूज किया 1 सेकेंड में 100, तो बोला गया है यहाँ पर 10 सेकेंड के लिए मीन्स 1000 कैलोरी हीटर आपको एनर्जी दे रहा है 10 सेकेंड में। अब 1000 कैलोरी देके इस आइस का क्या होगा, तो आइस इनिशियली अगर देखें तो ये -10 डिग्री सी पर है। अगर इसको हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना तक बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी तक। कितना इसमें हीट इस प्रोसेस में एब्सॉर्ब होगा, तो इसको निकालते हैं। m s याद करिए, आइस के लिए s की वैल्यू 0.5। टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो 10, तो 100 1/2 50। इधर देखिए ध्यान से कितना अवेलेबल है, तो 1000, तो इतना तो हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, तो फेज चेंज करेगा। वाटर एट 0 डिग्री सी। यहाँ पर फेज चेंज में कितना हीट लगेगा, तो फॉर्मूला अप्रोप्रिएट यूज करिए फेज चेंज में, m इंटू एल। अब मास कितना है इसका, तो 10, और एल की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो 80। तो यहां से आपका आ गया 800 कैलोरी। अब देखिए अभी तक कितना यूज हुआ, तो 850। इधर कितना अवेलेबल है, 1000। अभी भी 150 एक्स्ट्रा है। मान लीजिए यहां से कितना राइज होगा, क्या 100 डिग्री तक जा पाएगा। अगर ऐसे ही आप सोचें तो 10 ग्राम पानी है और 100 डिग्री सी तक ले जाने में 10 इंटू 1 इंटू 100 1000 चाहिए इसी स्टेप में, जबकि अवेलेबल बचा हुआ कितना है 150 ही। तो यहाँ के आगे सोचना ये है कि ये पूरा का पूरा पानी नहीं 100 तक तो नहीं जा पाएगा। हाँ, फाइनल कितना होगा, तो हमने कुछ मान लिया, वाटर एट कुछ थीटा डिग्री सी एज्यूम कर लीजिए। अब इस थीटा को कैसे रिलेट करेंगे, तो थीटा निकालने के लिए टोटल 1000 तो यहां से 10 ग्राम का 10 इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा, 0 से थीटा का राइज, और कितना अवेलेबल था, तो 1000 टोटल। इसमें से 850 खत्म हो गया है या यूज हो गया है यहां से यहां तक। तो यहां से लिख सकते हैं इधर 150 डिवाइडेड बाई 10, 15 डिग्री सी मीन्स फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर 15 डिग्री सी। तो इसमें स्टेप वाइज आपको करना होगा और अंदाजा लगाना होगा कहां के बाद क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखें फाइंड amount of steam, find amount of steam at 200 degree C. Find amount of steam at 200 degree C passed in 10 gram ice at -20 degree C.
fast in 10 gram ice at -10 डिग्री C, और स्टीम किस पर लिया गया है, तो एट 200 डिग्री C, such that temperature of mixture becomes 50 degree C, such that temperature of mixture becomes 50 degree C, such that temperature of mixture becomes 50 degree C. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करें। स्टीम को मिक्स किया जा रहा आइस में, फाइनल टेम्परेचर आपको मिक्सचर का बता दिया गया है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। चलिए अब इस केस में देखें तो यहां पर इन दो सब्सटेंसेस की मिक्सिंग डिफरेंस क्वेश्चन में समझे। इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किया, दो क्वेश्चन, उसमें स्ट्रेट था कि आइस है, स्टीम बनाइए, आइस है, क्या बनेगा इतना एनर्जी देने से। यहां इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, और जब मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री याद करें। जब भी दो या मोर देन टू सब्सटेंसेस आप मिक्स करते हैं तो नेट हीट लॉस बराबर नेट हीट गेन। बट पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें और इसमें अंतर आपको ध्यान रखना है। पिछली क्लास में फेज चेंज नहीं हो रहा था मिक्सिंग में। यहां पर जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा टेम्परेचर पर स्टीम, ये कम टेम्परेचर पर स्टीम एनर्जी रिलीज करेगा, तो उस दौरान हो सकता है वो स्टीम से वाटर में कन्वर्जन हो। इनफैक्ट 50 डिग्री जब आपका मिक्सचर का टेम्परेचर है तो स्टीम भी 50 पे आया है, तो पक्का वो फेज तो कन्वर्ट किया ही है। तो यहाँ फेज और टेम्परेचर चेंज दोनों यूज हो रहा है। तो इस केस में अगर आपको क्वेश्चंस में फाइनल टेम्परेचर बता दिया गया है तब तो समझिए कि आपकी लॉटरी निकली है, क्वेश्चन बहुत इजी, इसलिए कि फाइनल टेम्परेचर आपको मालूम है। तो इसमें करना ये है कि एक लॉस करेगा, दूसरा गेन, लॉस बराबर गेन आपको लिख लीजिए। तो यहां पर अगर हम आइस की बात करें जो कि -10 डिग्री C पर है, 10 ग्राम, अगर देखें तो यही आपका क्या करेगा, एब्जॉर्ब, कम टेम्परेचर वाला एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो पहले आइस एट 0 डिग्री C, वाटर एट 0 डिग्री C, देन वाटर एट फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर 50। इन स्टेप्स को अभी हम प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं। अगर आप समझते हैं आप स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इस प्रोसेस के कोरस्पॉन्डिंग हम हीट एब्जॉर्ब लिख सकते हैं। तो अगर हीट एब्जॉर्ब लिखें, पहले स्टेप के कोरस्पॉन्डिंग अगर देखें तो 10 इंटू 0.5, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है ms डेल्टा थीटा, तो Q1 10 इंटू 0.5, टेम्परेचर का राइज 10, डेसिमल हटाइए, 10 कैंसिल आउट, ये आ गया आपका 50 कैलोरी इस स्टेप पर। देन यहाँ फेज चेंज में Q2 m इंटू 80, ध्यान से LF पुट करेंगे 800 कैलोरी। देन Q3 इस स्टेप में देखें तो फिर टेम्परेचर चेंज, मास, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, टेम्परेचर कितना बढ़ा तो 50, तो ये आपका आ गया 500 कैलोरी। अब अगर इन सभी को ऐड करें तो कितना टेम्परेचर आ जाएगा, टोटल अगर देखें तो इधर 1350, नेट हीट एब्जॉर्ब अगर बोलें तो यही है आपका 1350 कैलोरी। अब ये सप्लाई कहां से हो रहा होगा, तो स्टीम ही सप्लाई कर रहा होगा। तो स्टीम के रिगार्डिंग आपको बोला गया है स्टीम कितने पर है, तो 200 डिग्री C पर। कितना ग्राम नहीं पता, यही निकालना है हमें। लेट मान लिया हमने x ग्राम। स्टीम कैसे हीट सप्लाई करेगा, तो पहले स्टीम अपने एट 200 डिग्री C है, पहले स्टीम अपने फेज को टेम्परेचर को घटाएगा कहां तक, कंडेंसेशन पॉइंट तक 100 डिग्री C। उसके बाद स्टीम क्या करेगा, तो देन स्टीम से वाटर एट 100 डिग्री C, फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री C, तो वाटर एट 50। अब अगर हीट एक्सचेंज की बात करें तो x इंटू स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5
इनटू टेम्परेचर का चेंज 200 से 100, कई बार बच्चे 200 पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे 100। तो इधर डेसिमल हटाइए, एक जीरो कैंसिल आउट, 50x। देन स्टीम से यहां पर फेज चेंज हो रहा है, और इस फेज चेंज को अगर आप लिखना चाहें तो x इंटू 540x। देन वाटर एट 100 टू वाटर एट 0, Q3, तो x इंटू 1 कितने का, इंटू 50। यहां ध्यान दें, Q के बजाय मैं यहां पर हर जगह हीट रिलीज लिख दे रहा हूं। क्यों मैंने हीट रिलीज लिखा, क्यों नहीं लिखा है, तो बेसिकली जब हीट रिलीज हो रहा है तो उसमें साइन वगैरह नहीं आएगा, लेकिन यही अगर आप क्यू लिखते हैं तो फिर वहां साइन मुझे बताना पड़ेगा माइनस। और जब भी आप यहाँ पर देखिए, जब यहाँ फेज चेंज हो रहा है, हीट रिलीज, तो यहाँ माइनस एम इंटू एल, अगर क्यू लिखते हैं तो माइनस एम इंटू एल लिखना चाहिए। तो उस झंझट से बचने के लिए समझ रहे हैं कि यहाँ से आने पे हीट रिलीज होगा, लैंग्वेज में लिखिए, साइन की जरूरत नहीं। जब यहां से यहां आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहां से यहां पर, तो उस केस में ms डेल्टा थीटा लिखिए, और जब हीट रिलीज लिख रहे हैं तो हमेशा ज्यादा माइनस कम टेम्परेचर कर दीजिए। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में भी इस चीज पे मैंने स्ट्रेस दिया था। तो नेट हीट रिलीज अगर लिखें तो नेट हीट रिलीज प्लस इधर 540x, और इधर से फिर आ गया आपका 50x। यहां से भी सॉल्व करने पे 50x ही आएगा। तो इस केस में अगर देखें तो ओवरऑल आपका 100 640x। अब आपको इतना एब्जॉर्ब हो रहा है, इतना रिलीज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, Q हीट एब्जॉर्ब्ड मस्ट बी इक्वल टू हीट रिलीज। इक्वेट कर दें, 1350 इज इक्वल टू 640x। बाकी सिंपल से कैलकुलेशन है, जो भी आंसर आपका आ जाए, इतना ग्राम स्टीम। अब इसमें देख के लग रहा है कि इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना है, तो बेसिकली ये आपको समझाने के लिए इतना हमें करना पड़ा। अगर मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना हो या आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और आपको सॉल्व करना है, तो आप ये सब वैल्यूज डायरेक्ट लिखेंगे एक साइड में, और वो सब वैल्यूज राइट साइड में लिखेंगे। आपका लेस देन 1 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी अगेन देखिए, स्टेप्स मिस नहीं होने चाहिए, और रिलीज एब्जॉर्ब को समझते हुए लिखिए, तो कभी कोई परेशानी नहीं। चलिए इस वीडियो पॉज करके चाहे तो सोल्यूशन लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड composition of mixture, find final temperature and composition of mixture in each of following case. Final temperature and composition in each of following case. कैलोमेट्री चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग सवाल, जिसमें 2-3 सब्सटेंसेस को मिक्स किए जाएंगे। पूछा जाएगा आपसे कि मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या है और कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब कि यदि हम आइस और वाटर स्टीम को मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सचर में कितना ग्राम आइस है, कितना ग्राम पानी है, या कितना ग्राम स्टीम है, कितना ग्राम पानी है, या पूरा का पूरा वाटर है, इन सब चीजों को निकालना। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चंस में होता है, और कई अलग अलग तरीके से बच्चे इसको करते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जिस मेथड से आपको बताऊं आप उसी से करें। क्वेश्चन अप्रोच आप किसी भी तरीके से रखें, आंसर आपको सही आना चाहिए। बेसिकली हिसाब किताब करके भी आप निकालते हैं। इतने सालों से पढ़ाने के बाद जो मेथड हमें सबसे इजी लगा, या ऐसा कहिए कि बच्चे जिस मेथड को सबसे जल्दी सीख लेते हैं, उस मेथड को मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट में वही निकालना है आपको, फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। फर्स्ट में लिखें 10 ग्राम आइस एट
-10 डिग्री सी प्लस +20 ग्राम वाटर एट 20 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सी। इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, फाइनल टेम्परेचर हमें बताना है और कंपोजिशन। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लें और फिर जब सॉल्व करेंगे तो मिलाएंगे। उम्मीद है आपने ट्राई किया। अब सीखते हैं। जैसे इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो कंफ्यूजन आता है कि हम फाइनल क्या माने। ये -10 पर है, ये 80 पर है, पता नहीं फाइनली पूरा का पूरा पानी है या क्या पता पानी और आइस दोनों है। तो इनमें एक बेसिक मेथड ये रहता है कि जितने भी सब्सटेंसेस की मिक्सिंग करें सबको एक फेज एक टेम्परेचर पे ले आओ। ठीक, मान लो आइस है, वाटर है, स्टीम, कुछ भी रहे, अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, अलग अलग फेज पे हैं। कन्वीनियंस के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर फेज एक टेम्परेचर पे ले आइए और उस दौरान हीट नेट एब्जॉर्ब देखिए, नेट हीट रिलीज देखिए। एब्जॉर्ब और रिलीज्ड हीट दोनों को कैलकुलेट करके देखिए कि कितना हीट बचा है या कितनी हीट की कमी हो गई। और उसके बाद जब एक ही फेज में बचा है सब्सटेंस तो उसके बाद हम उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे यहीं पे वाटर है और आइस, तो इन दोनों को हम एक ही फेज एक ही टेम्परेचर पे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मन में आ सकता है कि किस फेज किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट करें, वाटर में रखें, आइस में रखें। तो आपको एक जनरल तरीका बता दूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप ट्राई करो कि जब आइस और वाटर वगैरह रहे तो वाटर एट 0 पे लाओ, स्टीम वगैरह साथ में रहे तो वाटर एट 100 पे ले जाइए। वाटर एट 0 और वाटर एट 100 में बेनिफिट क्या मिलता है कि जब वाटर एट 0 है, वाटर एट 0 पर हमने सबको बना लिया और मेरे पास एक्स्ट्रा हीट है, तो वहां पर एक्स्ट्रा हीट क्या काम करेगा, तो वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अगर वाटर में आप ले आए 0 पर और हीट की कमी हो गई तो वाटर हीट देगा और आइस में कन्वर्ट होगा। तो 0 पर हमें राइट में मतलब टेम्परेचर बढ़ाना हमारे लिए इजी होता है और बैक साइड में फेज चेंज करना भी इजी होता है। सेम यही फायदा आपको वाटर एट 100 पे मिलता है कि वाटर एट 100 पर आप कर लिए, हीट एक्स्ट्रा है तो स्टीम बनाइए, हीट की कमी हो गई तो टेम्परेचर को घटाइए। तो इसलिए जनरली वाटर एट 0 और वाटर एट 100 पे ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ 100 जाने का क्वेश्चन ही नहीं, 80 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो हमने इसको कन्वर्ट किया वाटर एट 0। अब वाटर एट 0 तक के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं इनको अगर लिख लेते हैं तो आइस एट -10 से आइस एट 0 और आइस एट 0 से कन्वर्ट किस में हो गया आपका वाटर एट 0। ठीक, यही चीज इधर भी कर लीजिए। ये तो डायरेक्ट आपका एक स्टेप में ही आ जाएगा, वाटर एट 0 डिग्री सी। अब अगर यहां पर देखें तो क्या हीट रिलीज हो रहा, नेट हीट अगर हम एब्जॉर्ब हो रहा है, ये कम वाला है, तो यहां पर देखें, यहां पर टेम्परेचर चेंज 10 ग्राम, वैल्यू सही से यहीं पे पुट करेंगे तो m s डेल्टा थीटा -10 से 0 10 प्लस यहां पर फेज चेंज में m इंटू LF m इंटू 80, तो 100/2 50 प्लस 850 कैलोरी इतना एब्जॉर्ब हुआ। इसके बाद अगर यहां से देखें तो हीट कितना रिलीज होगा, डायरेक्ट यही मैं निकाल दे रहा हूं, 20 इंटू 1 80 से 0 इंटू 80 तो 1600 कैलोरी। अब हिसाब किताब लगाएं, 850 कैलोरी इधर एब्जॉर्ब हुआ और इधर कितना आपका रिलीज हो रहा है, 1600 कैलोरी। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो इसको भी हमने वाटर एट 0 पे कन्वर्ट किया, इसको भी वाटर एट 0 पे बना लिए। मतलब मेरा मिक्सचर अब हो गया है कितना ग्राम पानी, तो 20 + 10 30 ग्राम वाटर। कितने टेम्परेचर पे हो गया है, तो ये टेम्परेचर आपका है 0 डिग्री सी, एट 0 डिग्री सी
और साथ में हीट कितना एक्स्ट्रा अवेलेबल है, तो 1600 टोटल उधर रिलीज हुआ, 850 इधर कंज्यूम हुआ, तो अगर देखें तो 750 कैलोरी। ठीक, कैलकुलेशन वगैरह देखते रहेंगे। तो यहाँ पर 750 कैलोरी क्या है बच्चे, ये एक्स्ट्रा है कि रिक्वायर्ड है, तो ध्यान से सोचे, ज्यादा रिलीज हुआ था तो इतना है हमारा एक्स्ट्रा। ठीक, अब यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा हीट है, तो बताइए पानी 0 पर है और इतना एक्स्ट्रा हीट है, तो ये करेगा क्या, टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर हो गया वाटर का थीटा, तो फाइनल वाटर एट थीटा डिग्री सी, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 से थीटा आया तो इंटू थीटा इज 750। कैंसिल आउट करें तो थीटा कम्स आउट 25 डिग्री सी। हो सकता है आप इससे एक लाइन में ही लिख के कर लिए हो, बट मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में ये अप्रोच आपका इजी करेगा। चलिए अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए इसको आप ऐसा कर लें, दस ग्राम वाटर, 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सी प्लस 10 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सी। इसको करिए, आपको बताना है फाइनली मिक्सचर का क्या टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनल मिक्सचर का क्या टेम्परेचर है और कंपोजिशन क्या है। उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। अब फिर सेम अप्रोच को हम यूज करते हैं, अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे। इसको वाटर एट मैंने 0 पे लाया, इसको भी वाटर एट 0 पे लाया। यहां पर अगर हीट रिलीज की बात करें तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट 50 से 0 50 500 कैलोरी। सेम अगर इस साइड देखें तो हीट एब्जॉर्ब होगा, कितना एब्जॉर्ब है तो 10 इंटू आइस का। अब यहाँ पर स्टेप्स कई सारे हैं तो ध्यान से करेंगे। पहले आइस -20 से 0 पे आएगा तो ms डेल्टा थीटा आइस का 0 तक लाए, फिर आइस एट 0 से वाटर एट 0 10 इंटू 80, तो यहाँ से 200 बाई 200 और 800, यहाँ से आ गया आपका 900 कैलोरी। अब इस केस में ध्यान से सोचने की बात है कि इन दोनों को अगर आपने मिक्स किया, ठीक, इन दोनों को अब यहाँ पर 900 कैलोरी एब्जॉर्ब हो रहा, ये 500 कैलोरी रिलीज हो रहा, तो ओवरऑल अपना मिक्सचर क्या बन गया। मिक्सचर अपना एक तरह से कहें तो 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम दोनों को वाटर बना चुके हैं हम, तो पूरा वाटर एट 0 डिग्री सी और 10 प्लस 10 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सी प्लस 500 रिलीज हो रहा है और एब्जॉर्ब 900 हो रहा, मतलब इस बार तो एब्जॉर्ब ज्यादा है। अगर हिसाब करें तो 900 में से 500 घटाइए, 400 कैलोरी इतनी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। फिर से समझें, 500 रिलीज हुआ, 900 का रिक्वायरमेंट थी, तो 500 तो मिल गया, तो अगर दोनों को वाटर एट 0 बना रहे हैं तो स्टिल 400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट। अब जब बाहर से कहीं से हीट नहीं आ रहा है तो ये 400 कैलोरी आएगा कहां से,
तो इसमें इसी वाटर से 400 कैलोरी आपको निकालना है। अब पानी 0 पर है और अगर 400 निकालिएगा तो होगा क्या, ये फेज चेंज करेगा। क्या पूरा फेज चेंज कर लेगा? तो अगर 20 को आप बदलिएगा आइस में तो 20 इंटू 80 1600 दे देगा, जरूरत है 400 की। तो मान लेते हैं लेट m ग्राम वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। ठीक, तो अगर m ग्राम वाटर कन्वर्ट होगा तो रिलीज करेगा यही m इंटू 80, इतना अमाउंट रिलीज करेगा। और जरूरत मुझे कितनी थी, 400 की। तो यहां से m की वैल्यू अगर आप लिखें तो ये हो गया 5 ग्राम। मीन्स फाइनल जो आपका आंसर होगा, मिक्सचर क्या है, तो ध्यान दीजिए, मिक्सचर इज, केयरफुली लिखेंगे। यहां तक पानी हम बनाए थे, फिर पता चला कि नहीं ये 5 ग्राम, ये m किसका मास है, तो m ग्राम हमने एज्यूम किया है। यहाँ पर m ग्राम वाटर कन्वर्ट हुआ है आइस में, तो बेसिकली ये m ग्राम क्या है, तो आइस है। तो कह सकते हैं मिक्सचर में 5 ग्राम आइस है, तो पानी कितना बचा, मास कंजर्वेशन से देख सकते हैं 15 ग्राम वाटर। अब सोचने की बात है कि अगर पानी और वाटर दोनों, आइस और वाटर दोनों है, तो क्या टेम्परेचर पॉसिबल है, कॉमन टेम्परेचर तो 0 ही है। 0 से कम पे पानी नहीं रह सकता है और 0 से ज्यादा पे आइस नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पर मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा मिक्सचर विल बी इक्वल टू 0 डिग्री सी। इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हमेशा होते हैं और परेशानी होती है कंपोजिशन खास करके निकालने में। टेम्परेचर जल्दी भी आपको आ जाएगा, बट कंपोजिशन में परेशानी होती है। तो इस तरह से करेंगे, प्रैक्टिस रहेगी तो जल्दी हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और ऐसे भी पूछते हैं कि बोला जाएगा आपको कि इन दोनों को मिक्स किया गया, बताइए कितना ग्राम आइस मेल्ट किया। फिर से सुनिए, क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि इन दोनों को मिक्स किया हमने, कितना ग्राम आइस मेल्ट किया। तो हम हमेशा ऐसे केसेस में पहले आप मिक्सचर का कंपोजिशन निकाल लो। फिर से बोल रहा हूं, पूछेगा कितना ग्राम आइस मेल्ट किया, तो पहले कंपोजिशन निकाल लीजिए फाइनल। फिर क्वेश्चन में देखिए, शुरू में 10 ग्राम था, फाइनली 5 ग्राम आइस है, इसका मतलब कितना मेल्ट कर गया होगा, तो 5 ग्राम। हो सकता है पूछे कितना परसेंटेज मेल्ट कर गया, कितना फ्रैक्शन मेल्ट कर गया। तो हमेशा कितना आइस मेल्ट वगैरह किया, इसको निकालने के लिए इनिशियल और जो फाइनल आंसर है उन दोनों को देख के डिसाइड करेंगे कि कितना मेल्ट या कंडेंस हुआ। यहां वाले स्टेप से कंफ्यूजन होता है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, तो उसको समझ लीजिए। ये जो बीच में हमने माना है कि हम वाटर से आइस, तो एक्चुअल में वाटर से आइस नहीं जाता है। होता क्या है कि आपको पता होता नहीं है, तो आपने एक एजम्पशन, हाइपोथेटिकल एक एजम्पशन ले लिया कि ऐसा हुआ कि 0 पे आ गया। वो तो जब कैलकुलेट किया तो पता चला कि अरे इसमें तो हीट की जरूरत थी, मतलब सही में वो 0 पे आया ही, सारा का सारा इधर का आइस 0 पे आया ही नहीं था। इसलिए जो भी आइस कितना मेल्ट कर गया, या कभी वाटर भी फ्रीज कर जाता है, कितना फ्रीज किया, कितना स्ट्रीम कंडेंस किया, ये सब पूछे जाएं तो क्वेश्चन का डेटा और फाइनल आंसर के डेटा को कंपेयर करके आपको आंसर बताने हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन वही है अगेन। इस बार हमने सपोज लिया 20 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सी प्लस +5 ग्राम वाटर एट 24 डिग्री सी। चलिए फिर वही निकालिए, मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर और फाइनल कंपोजिशन। वीडियो को पॉज करिए, केयरफुली कैलकुलेट करिए। हमारा इंटरेस्ट केवल टेम्परेचर में नहीं, हमें फाइनल कंपोजिशन चाहिए। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कितना ग्राम आइस मेल्ट किया या कितना ग्राम वाटर सॉलिडिफाई किया। उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा और इसका आंसर कुछ अच्छा आएगा। तो देखते हैं।
तो इसमें भी सेम अप्रोच यूज करते हैं। हमने इसको वापस लाया वाटर एट 0 डिग्री सी तक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री सी ऐसा मत सोचिएगा डायरेक्ट आएगा, इसमें 3 स्टेप आएंगे, दो स्टेप आएंगे। पहले यहाँ पर कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, तो पहले ये 20 इंटू 0.5 इंटू -20 से 0 20 प्लस 20 इंटू 80, इधर भी लिख दे रहे हैं, प्लस 20 इंटू 80। तो यहां से अगर देखें तो 400 बाई 2 200 और इधर आपका 1600 1800 कैलोरी। इधर से अगर वाटर एट 24 से वाटर एट 0 डिग्री सी तक लाते हैं तो यहाँ पर जो हीट रिलीज हो रही है, इस रिलीज हीट को अगर देखें तो 5 इंटू 1 इंटू 24, ये आ गया 120 कैलोरी। अब यहां से इनफैक्ट अगर थोड़ा गौर से देखें तो आपको दिख जाएगा कि वाटर एट 0 आने तक उसने 120 रिलीज किया और आइस 0 तक आने में यहां से 200 कंज्यूम कर रहा है। तो दोनों 0 पे आ गए और वो कम दे रहा उतने में ही ये ज्यादा ले रहा, तो ये स्टेप तो कभी होगा ही नहीं। स्टिल मान लीजिए नहीं क्लिक किया, नहीं पता चला, तो आप वही करो बेसिक से। ये आपने दोनों को एक ही बनाया, दोनों को हमने वाटर एट 0 बनाया, एक टेम्परेचर एक फेज, और फिर सोचते हैं मिक्सचर क्या बना। तो इधर का 20 उधर का 5, 25 ग्राम पानी बना कितने पर, 0 डिग्री सी पर। और फिर सोचते हैं तो 1800 कैलोरी एब्जॉर्ब हो रहा और 120 कैलोरी ही मिल रहा। तो 1800 में से 120 घटाएं 80 1680 कैलोरी क्या है, ये बचा हुआ एक्स्ट्रा है कि इतने की रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान से बच्चे सोचें, ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है, मिला है कम, तो बेसिकली इतने की रिक्वायरमेंट है। कहां से मिलेगा, तो यही वाटर देगा। कैसे देगा वाटर इसमें, तो इस केस में फिर मानते हैं कि लेट m ग्राम वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। जब एक्स्ट्रा था फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में देखिए टेम्परेचर बढ़ाए थे, इसमें बच गया है तो उसमें पीछे जा रहे हैं। m ग्राम वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस और m इंटू 80 रिलीज करेगा। चाहिए मुझे कितना, तो 1680। यहां से m को कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 कैंसिल आउट, तो 21 ग्राम। बच्चे क्या है ये, तो वाटर कन्वर्ट होके आइस बनाया। तो फाइनल जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा उसमें कहेंगे मिक्सचर में क्या है, तो 21 ग्राम आइस प्लस टोटल 25 में से 21 आइस है तो 4 ग्राम वाटर। दोनों एक साथ हैं तो बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ मिक्सचर का, तो 0 डिग्री सी। अब पिछले क्वेश्चन और इसमें गौर से जरा देखिए, पिछले क्वेश्चन में जब किए थे तो उसमें 5 ग्राम आइस मेल्ट किया था। यहां पर देखिए पूछा जाएगा आपसे, तो यहां पर बेसिकली वाटर 5 था और बाद में 4 ही बचा है। पूछेगा बताइए कितना ग्राम वाटर फ्रीज कर गया या सॉलिडिफाई कर गया। तो इसमें केयरफुली ध्यान रखेंगे कि इसमें वाटर पूछेगा आपसे कितना फ्रीज, तो नीड के अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता है कि पानी आइस में कन्वर्ट हो जाए, आइस कंप्लीटली आपका वाटर में कन्वर्ट ना हो, पानी और आइस दोनों इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। तो ये सब बेस्ट एग्जांपल हैं इस तरह के क्वेश्चंस के जिनमें डिफरेंट फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एनर्जी दोनों की अलग अलग होती है बट दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो आइस वाटर वाले क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कुछ स्टीम वाले केसेस भी किए जाएं। 1 kg आइस at 0 degree C plus 1 kg steam at 100 degree C। क्वेश्चन वही है, आपको निकालना है फाइनल टेम्परेचर, फाइनल कंपोजिशन क्या है। 1 kg आइस और 1 kg में कई बार इतना नहीं लिखेंगे कि at 100 डिग्री C at 0 डिग्री C, वो सीधे बोलेंगे 1 kg आइस 1 kg स्टीम को मिलाए। तो बताइए क्या फाइनल टेम्परेचर फाइनल कंपोजिशन है।
तो अगर आइस का टेम्परेचर नहीं दिया रहे 0 एज्यूम करिए, अगर स्टीम का फाइनल टेम्परेचर नहीं गिवन है तो इसको 100 डिग्री एज्यूम करें। तो ट्राई करिए। पिछले क्वेश्चंस में आइस वाटर की मिक्सिंग थी, इसमें आइस स्टीम की मिक्सिंग है। उम्मीद है आपने सफिशिएंट टाइम लिया होगा वीडियो पॉज करके। केवल छपाई ना करें बोर्ड से, सीखेंगे नहीं। शीट वगैरह आपके पास होगा या जो भी आपके पास बुक हो, कैलोरीमेट्री यूनिट से कुछ सवाल जरूर से प्रैक्टिस कर लेंगे। आज के बाद आप जितने भी क्वेश्चंस ट्राई करना चाहें करें। इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, उसमें जस्ट हमें ग्राफिकल स्टडी वगैरह करना है और एक और कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ाना है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के बाद जो भी आपका ग्राफिकल क्वेश्चन छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे कैलोरीमेट्री के, उन सबको आप ट्राई करेंगे। चलिए तो इसमें करते हैं। अब देखिए यहां पर स्टीम और आइस है या कभी स्टीम और वाटर रहता है। तो जैसे हमने एल के बारे में शुरुआत में आपको बताया, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 था, बहुत ज्यादा था। तो जब स्टीम कंडेंस होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि जब क्वेश्चन वगैरह में स्टीम रहे और उसका ठीक ठाक अमाउंट रहे, कंसिडरेबल अमाउंट रहे। अब यहीं देखिए तो बराबर अमाउंट दोनों का है। ठीक ठाक अमाउंट रहे तो फाइनल टेम्परेचर बहुत संभावना होगी कि 100 होगा। ठीक, तो स्टीम के साथ वाले केसेस में एक इन प्रैक्टिस 100 तक आप ले जाओ, ज्यादा इजी होगा। तो हम इसको वाटर एट 100 लाते हैं, इसको भी वाटर एट 100 लाते हैं। अब यहां पर क्या स्टेप्स होंगे उनको दिमाग में लाइए। हीट एब्जॉर्ब, आइस को जब 0 से 100 पे ले जा रहे हैं तो ये क्या हीट एब्जॉर्ब करेगा, पहले अपने फेज को चेंज करेगा 1 × 80। अच्छा, क्या सोचते हैं किलोग्राम से या केजी से कोई फर्क पड़ेगा? तो वैसे ही आप करते रहो, बस आंसर में कैलोरी की जगह किलो कैलोरी लगा देना। फालतू में 10³ को ढोने की जरूरत नहीं है। तो 1 × 80। फिर आइस के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 1 × 1। आइस एट 0 से वाटर एट 0 लाएं, वाटर एट 0 से वाटर एट 100। तो ये आपका कुछ आ गया 180 किलो कैलोरी। यहां पर अगर हम हीट रिलीज की बात करें तो हीट रिलीज कितना होगा, तो इस केस में देख लेते हैं। तो 1 पहले करेगा क्या, स्टीम एट 100 से वाटर एट 100 अपने फेज को चेंज करेगा इंटू 540 प्लस, बस इतना ही आपका है, इसका करने की जरूरत नहीं, वाटर एट 100 तक ही हमने यहां लिया है। तो 540 किलो कैलोरी। अब देखिए एब्जॉर्ब हो रहा 180, रिलीज हो रहा 540, मतलब हमारे पास मिक्सचर क्या बन गया है, तो 2 kg वाटर एट 100 डिग्री सी, और रिलीज ज्यादा है एब्जॉर्ब कम। 540 में से 180 घटाइए, 360 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी। इतनी एक्स्ट्रा हीट एनर्जी अवेलेबल है। तो बताइए क्या करेगा ये, तो चूंकि ऑलरेडी ये 100 पर है तो फेज चेंज करेगा। क्या पूरा फेज चेंज कर लेगा, तो 2 kg के कोरस्पॉन्डिंग ऐसे ही ओरली कैलकुलेट करिए। 2 × 540 1080 किलो कैलोरी चाहिए, जबकि उससे बहुत कम अवेलेबल, मतलब पूरा का पूरा पानी कन्वर्ट नहीं हो रहा है स्टीम में। तो मान लेते हैं लेट m ग्राम m kg ही मास को लेके चले, m kg स्टीम वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, और m kg अगर कन्वर्ट हो रहा तो कितना एनर्जी लेगा, m × 540, और एक्स्ट्रा बचा कितना था, तो 360। तो m की वैल्यू अगर देखें 0 कैंसिल आउट, 2/3 kg। बच्चे ये बताएं m किसका मास है, तो m हमने माना है इतना kg वाटर कन्वर्ट हुआ स्टीम में, मतलब मिक्सचर में अगर स्टीम की बात करें तो 2/3 kg, और वाटर कितना होगा, तो टोटल 2 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4/3 kg।
अच्छे बच्चे ये बताएं कि अगर दोनों वाटर और स्टीम एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर क्या उम्मीद करते हैं? तो दोनों अगर एक साथ हैं तो फाइनल टेम्परेचर 100। वाटर आइस एक साथ थे तो 0, वाटर स्टीम एक साथ रहेंगे तो 100, क्योंकि 100 से कम पे स्टीम नहीं एग्जिस्ट करेगा, 100 से ज्यादा पर वाटर नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो वाटर और स्टीम के केस में कुछ ऐसा हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इस सवाल में ये पूछा जाता है कि बताइए कितना स्टीम कंडेंस हुआ। क्वेश्चन ध्यान से समझें, स्टीम कंडेंस्ड, कितना स्टीम कंडेंस्ड हुआ। तो क्वेश्चन में शुरुआत में कितना स्टीम था? 1 kg। फाइनली कितना स्टीम बचा है? 2/3। तो स्टीम कंडेंस पूछे तो 1 - 2/3 1/3 kg। क्वेश्चन के लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, स्टीम कंडेंस, वाटर कन्वर्टेड टू आइस, आइस कन्वर्टेड टू वाटर। तो ये इस तरह के लैंग्वेज जब भी पूछते हैं तो पहला काम करो, कंपोजिशन निकालो। कंपोजिशन निकालो, सवाल में अमाउंट देखो, फाइनल आंसर में अमाउंट देखो और फिर कंपेयर करके बताओ कि क्या होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 से ज्यादा पर बहुत सवाल पीएमटी वगैरह में आने की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट केस में लिखें, a calorimeter having water equivalent 10 gram, a calorimeter having water equivalent 10 gram is in equilibrium with 20 gram water at 50 degrees C, with 20 gram water at 50 degree C। एक कैलोरीमीटर लिया गया है, वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम और इसमें 20 ग्राम वाटर है एट 50 डिग्री C। कैलोरीमीटर इक्विलिब्रियम में है इस वाटर की। देन 10 gram ice, then 10 gram ice at -20 degree C, then 10 gram ice at -20 degree C is dropped in calorimeter containing water, is dropped in calorimeter containing water। Then find final temperature। इसमें वाटर है, आइस को मिक्स किया गया और एक एक्स्ट्रा टर्म बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किए हैं क्वेश्चन को कि वाटर इक्विवेलेंट भी कंसीडर। याद है कुछ वाटर इक्विवेलेंट? किसी भी अगर कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम दिया, इसका मतलब कंटेनर वैसा ही हीट एक्सचेंज करेगा जैसा 10 ग्राम पानी करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें करते हैं सफिशिएंट टाइम लेकर। उम्मीद है आपने कोशिश किया होगा, आंसर भी निकाला होगा। अब मैच करिए। यहां पर अगर देखें तो 3 चीज है, ये कंटेनर, इसके साथ साथ पानी और आइस। तो इसमें इसका वाटर इक्विवेलेंट आपको दिया गया है 10 ग्राम। इस वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम का मतलब क्या है? बेसिकली इफेक्टिवली अगर सोचो तो पानी है आपके पास 20 ग्राम और दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसको इफेक्टिवली मान लो 30 ग्राम वाटर एट कितने पर? 50 पर। ऐसा नहीं सोचना है कि 30 ग्राम पानी ही है। मन में ध्यान रखिए कि जो 10 ग्राम इसमें हमने लिया है वो हीट एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग करें या फिर 30 ग्राम मान के करें, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइस दिया गया है आपका एट -20 डिग्री C। ठीक, अब इसमें फाइनली वाटर एट 0, इसको भी लाते हैं वाटर एट 0। कितना यहां पर हीट ये
रिलीज करेगा तो 30 इंटू 1 इंटू 50 1500 कैलोरी। और -20 से 0 आने में देखिए कितना ये एब्सॉर्ब करेगा, कितना ग्राम आइस था तो 10, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5, -20 से 0 का राइस 20, 10 इंटू 80, ये हो गया आपका आइस एट -20 से 0, और फिर आइस का फेज चेंज, तो ये 200 बाई 200 और 800, ये आ गया आपका 900 कैलोरी। ठीक है, तो ये आपका हीट एब्सॉर्ब आया। अब दोनों को रिलेट करिए, हीट रिलीज कितना हो रहा 1500 और 900 तो आपका एब्सॉर्ब हो रहा है, मतलब दोनों को अगर मिक्स किए तो फाइनली एक्स्ट्रा कितना, मिक्सचर की अगर बात करें तो मिक्सचर में बोल सकते हैं 30 ग्राम पानी। मन में ध्यान में रखिएगा ये 20 ग्राम तो पानी है और 10 ग्राम वो कंटेनर वाला है। कितने पर, एट 0 डिग्री सी प्लस 900 इसमें से घटाइए तो 600 कैलोरी एक्स्ट्रा, क्या है ये, एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल है। अब सोच के देखें कि इस 600 कैलोरी का क्या होगा, तो सब 0 पर हैं और 600 कैलोरी एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा करेगा क्या, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा। किसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, वाटर का, कंटेनर का, तो दोनों का बढ़ाएगा। तो करते हैं यही 30 इंटू 1 इंटू थीटा, 0 से फाइनल टेम्परेचर इसका थीटा डिग्री सी पहुंचाए, एट थीटा डिग्री सी कितना अवेलेबल था, तो 600। तो यहां से थीटा को कैलकुलेट कर लें 20 डिग्री सी, तो फाइनल 20 डिग्री सी, मतलब मिक्सचर ऐसे कहिए कि ये पूरा का पूरा आइस पिघल गया है और फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर 20 डिग्री सी रहा। बाकी देख लेंगे, अगर पूरे लेक्चर में कहीं कैलकुलेशन वगैरह में कुछ मिस हो गया होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। इसके आगे अगली क्लास में करेंगे, इसमें ग्राफिकल स्टडी हमें करना है और कुछ टिपिकल टाइप के, और जैसे सुराही वाले सवाल होते हैं, कुछ हीट मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन थर्मल एनर्जी में, ये सब वाले करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।